Good evening, Miss. Good evening, all. Good evening, Miss. Political Science, chapter number second, India's foreign policy. ठीक है. फर्स्ट जो था पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, उसमें हमने वी आर स्टडीड अबाउट द वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू. ओके. After completing the World War II, there was a Cold War between America and which country, Hardik? Atharva? Soviet Union, Very good. Wrong है. Russia, Wrong है. अथर्वा, between whom the Cold War? अथर्वा, Yes, Miss. कोल्ड वॉर कौन सी दो कंट्री के बीच में हुआ था? यूएसए एंड Soviet Russia. करण, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द कोल्ड वॉर? No, miss. अच्छा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड फेस अ टू वॉर, दैट इज अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप बाय द अलाइड कंट्रीज, and the objective of the United Nation was to maintain is to maintain peace in the world. But after completing the second world war, there is a cold war occur between two countries, the USA, and second country was, Soviet Russia. वो तो तुमने अभी भी बताया, मैंने मना कर दिया. Miss वही था. मुझे याद ही नहीं है. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. मिस फिर सोवियत रशिया जीत गई थी. फिर उसने कोई चालू किया था ओपनिंग अप द इकोनॉमी. मुझे नहीं याद है. तुम Cold War was end due to disintegration of Soviet Russia. अथर्वा, Yes, Miss. ये जो हार्दिक बोल रहा है, क्या राइट बोल रहा है या रॉन्ग? तुम्हारा जनरल नॉलेज अच्छा है तो शायद तुम्हें पता होगा. मिस मेरे को खुद को याद नहीं है. सरस, तुमको खुद को याद मिस नहीं अभी है. हिस्ट्री के एग्जाम थी ना, इससे पढ़ा था. यस, यू आर राइट. अथर्वा, हार्दिक, अथर्वा, तुमने भी पहले जो सोवियत रशिया, दैट इज यूएसएसआर, तो कोल्ड वॉर हुआ था करण यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, दैट इज अ सोवियत रशिया. लेकिन यहाँ पे कोल्ड वॉर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट कोल्ड वॉर? तो आर्मामेंट से वॉर नहीं होता है, लेकिन दो कंट्री एक दूसरे के डेवलपमेंट में कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है. इट इज नोन एज व्हाट? कोल्ड वॉर. ये कोल्ड वॉर बहुत लॉन्ग टाइम तक चला था. एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू. A few countries who are in the favor of the USA, and the few countries are in the favor of the USSR. So in this way the world was divided into two blocks. और बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद रशिया के जब भी प्रेसिडेंट थे मिखाइल गर्बाचोव, उनके इंटरफियरेंस से कोल्ड वॉर का एंड हुआ. इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो स्टार्ट हुआ. एंड दिस इज हाउ द हिस्ट्री occur. Now second is India's foreign policy. So what is the meaning of foreign policy? नाम जो है उससे ही पता चलता है कि फॉरेन कंट्री के साथ कुछ ट्रेडिंग करना है या फॉरेन कंट्री के साथ हमें कैसे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं. सो इट इज नोन एज व्हाट? फॉरेन पॉलिसीज. तो ईच एंड एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी. ऐसा नहीं है कि खाली हमारी कंट्री ने ही फॉरेन पॉलिसी बनाई है. यूएस की भी फॉरेन पॉलिसी होती है, चाइना की है, पाकिस्तान की है, सब कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज तो होती ही है. तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसीज का मतलब, मीनिंग क्या है? अपने कंट्री के इंटरेस्ट के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए? दिस ऑल आर द कंटेंट ऑफ दिस, दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब गई मैं.
We have got introduced to the international system and its nature and the Cold War in the last century and its effect. We shall now get introduced to other related issue. Thus, we shall learn about the meaning of the foreign policy. So, what is the meaning of foreign policy? So, foreign policy meaning and importance. All the countries are the member of international system. We have already studied that the क्या हो रहा है ये? Miss screen is not seen. और दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, Miss अभी दिख रहा है. All the countries are member of the international system. We have already studied that none of these countries completely self-reliant and hence there is a mutual interdependence in the international system. Only these interdependence should not be benefit for a few countries. Efforts need to be made to ensure that it benefited every nation. So you know very well, all the countries, some and more extent dependent on other country. No country in real sense is a self-reliant. Self-reliant means what? Self-sufficient, interdependent. कोई भी country है वो ऐसी नहीं है कि 100% सेल्फ रिलायंट है. सम एंड अदर वेज वो दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट है ही, क्योंकि हर एक कंट्री में सब कुछ प्रोड्यूस होना वो पॉसिबल नहीं है ना. तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो खाली फ्यू कंट्रीज को ही मिलना चाहिए, बाकी की कंट्री को नहीं मिलना चाहिए. तो ऐसा तो नहीं होगा. अगर ऐसी सिस्टम होती कि इंटरडिपेंडेंस की वजह से खाली फ्यू कंट्रीज को एडवांटेज मिलेगा उसका, बाकी की कंट्री को इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? पुअर कंट्री बिकम पुअरर एंड पुअरर एंड रिच कंट्री बिकम रिचर एंड रिचर. बट इन each country has to decide the nations with which it should be friendly, in which bloc it should be participate, or what position it should take in international relation. Such a decision should be made thoughtfully. The theoretically framework in which such a decision are taken is called a foreign policy. मतलब हर एक कंट्री डिसाइड करती है कि उसको कौन सी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करने हैं, कौन से लेवल तक करने हैं. तो हर एक कंट्री उसके लिए एक पॉलिसी सेटअप करती है. सॉरी. It is known as what? Foreign policy. So every sovereign and independent country decide its own foreign policy. Hence, in the discipline of international politics, which study the international relation between nation, foreign policy has an important place. So, हर एक सोवेरियन कंट्री मीन्स व्हाट? फ्री कंट्री, जहां पे कंट्री के सिटीजन अपनी खुद की गवर्नमेंट चूज करते हैं. The sovereign and independent country decide its own foreign policy. Hence, in the discipline of international politics, which study the international relation between nation, foreign policy has an important रोल. हर एक कंट्री अपना फॉरेन पॉलिसी खुद बनाती है. हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान वाले थोड़ी बनाने जाएंगे, चाइना वाले थोड़ी बनाएंगे, और चाइना की पॉलिसी चाइना वाले खुद बनाएंगे. टू बी अंडरस्टूड, ये प्रैक्टिकल बातें हैं. तो हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कैसी है? इंडिया में सबसे पहले जो है ना फॉरेन पॉलिसी किसने बनाई थी? हार्दिक, अथर्वा? मिस पंडित जवाहरलाल नेहरू. स्मार्ट हो गए हो हार्दिक, स्कूल में ये चैप्टर हुआ लगता है. नो मिस, ये आया था हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में. वेरी गुड, फर्स्ट पेज पे. राइट.
1960 वाला चैप्टर। Yes, ma'am. So we have briefly understood what foreign policy means. National interest and foreign policy are closely connected to each other. National interest is fostered through the foreign policy. Therefore, before studying foreign policy, we need to understand the meaning and importance of national interest. See, foreign policy कैसी होनी चाहिए? कंट्री के जो फेवर में हो ऐसी। अगर हम कोई भी कंट्री के साथ कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाए लेकिन उससे कंट्री को बेनिफिट नहीं होता है, तो डज वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंटरेस्टेड है? नहीं ना, वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो कोई काम की ही नहीं है। So national interest imply the means through which the independence and sovereignty of our country can be safeguarded. National interest also include efforts to achieve our economic development and to take steps towards increasing our national power. कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले किस में होना चाहिए? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी तो ही तो वहां के जो सिटीजन है उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होगी, है ना। अगर कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है तो कंट्री के ही पास पैसे नहीं होंगे तो वहां के सिटीजन के पास क्या होगा? कुछ नहीं। तो कंट्री का, नेशन का सबसे पहला इंटरेस्ट क्या है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट and to take a step toward increasing our national power. When decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest. In this sense, the following factors are included in the national interest of our country. तो कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में है? So first one is a defense. That is the protection of our country's independence, sovereignty and integrity is the highest national interest. मतलब सबसे पहले डिफेंस, कंट्री का प्रोटेक्शन, वो कोई भी हमारी कंट्री में सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आता है कंट्री का प्रोटेक्शन। हम कैसी भी फॉरेन पॉलिसी बनाए लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी से वापस कोई फॉरेन इन्वेडर्स आ जाएंगे, वापस इंडिया पर रूल करेंगे, तो वो कोई भी अच्छी फॉरेन पॉलिसी का सेंस ही नहीं बनता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट का? डिफेंस। सेकेंड हमारा नेशनल इंटरेस्ट का फैक्टर कौन सा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट. An economically weak nation which will not be able to maintain its independence. Hence, economic development is understood to an important national interest next only to defense. दूसरा है, अगर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री नहीं होगी, दैट इज अ पुअर कंट्री होगी, तो कोई भी कंट्री जो है वो कोई भी जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज को रूल कर सकती है वापस। तो डिफेंस के बाद सेकेंड फैक्टर जो नेशनल इंटरेस्ट में आता है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ द नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। अच्छा ये बताओ कि सबसे सुपर पावर कंट्री कौन सी है? अमेरिका। उसके बाद अच्छा ये सुपर पावर कंट्री ये किससे डिसाइड होता है? पता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सॉरी, इकोनॉमी। इकोनॉमी, फिर सेल्फ रिलायंस। भाई इकोनॉमिक मतलब कोई भी कंट्री इकोनॉमिक डिपेंडेंट कभी होगी, इंडिपेंडेंट कभी होगी जब भी वो सेल्फ रिलायंस होगी। और Miss nuclear bombs, Miss. सुपर न्यूक्लियर बॉम्ब। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर किसके पास है? Miss अमेरिका। America. सेकंड पर South, North Korea. नॉर्थ कोरिया। थर्ड
मिस रशिया, आगे आगे बोलते जाओ। 5, मिस नाम खत्म हो गया मेरे। मिस चाइना, चाइना, फिर मिस फ्रांस, इंडिया, सब अपने बुक में नोट डाउन करो। शायद से फ्रांस। आज हमें सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद रशिया, साउथ कोरिया, कनाडा, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम एंड स्वीडन। इंडिया का नंबर बहुत पीछे आता है। और क्या मैं पूछ रही इसे लिखना है नोटबुक में। आप आपके नॉलेज के लिए लिख सकते हो। जापान के बारे में मैं बोल रही थी। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट नेशन में कौन सा कंट्री आता था? जापान। यूएसए ड्रॉप द बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान, बराबर है। और उसके बाद जापान ने सरेंडर किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। ये सब लोगों को पता है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आया था पॉलिटिकल साइंस के, राइट। लेकिन तुम लोगों को पता है आज की एशिया कंट्री में, जापान इज इन एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, राइट। तो आज की तारीख में एशिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन सी है? जापान। और बहुत ही कम समय में जापान जो थी, मतलब कैन यू इमेजिन, हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसकी इफेक्ट आज भी जापानीज पीपल जो है वो बेयर कर रहे हैं आज की तारीख में। जबकि जबकि वॉर जो है उसको कितना टाइम हो गया, और उसके बाद, जस्ट अ मिनट, और उसके बाद बहुत ही कम टाइम में जापान जो था वो फिर से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो गया। आज जो है वो पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल वाइज जापान रैंक फर्स्ट। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है वो जापान के पास है। शायद आप सब लोगों को वो तो पता ही होगा। पता है? कौन सी है? सॉरी कौन सी सॉरी, आई डिडंट गेट यू। कौन सी है टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी, अच्छा, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे यहाँ जो लैपटॉप है वो ऐसे, मतलब कीबोर्ड्स जो है हमारे वो स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है। जापान कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि कीबोर्ड वो सर्कल में हो जाए। फिर वहां पे वो वेंडिंग मशीन आज हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो वेंडिंग मशीन हम शायद कुछ चीजों के लिए वेंडिंग मशीन यूज करते हैं। वेंडिंग मशीन समझ में आता है? कॉइन डालने के बाद वो पेप्सी कोक वो सब निकल जाता है, वो वेंडिंग मशीन है ना। तो जापान में तो मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस पर वो वेंडिंग मशीन जो है वो इंस्टॉल की जाती है। अगर कोई भी चीज लेनी हो, हैंकरचीफ भूल गए, वेंडिंग मशीन ऑन द वे आता है, कॉइन डालो हैंकरचीफ ले लो, टाई भूल गए, कॉइन डालो टाई ले लो, तो वो वेंडिंग मशीन। कुछ ऐसी, मतलब गेट कुछ इस प्रकार से है, मतलब गेट भी ऐसे बायोलॉजिकल गेट जापान में बने हैं, मतलब जो हमारे बॉडी के शेप के अकॉर्डिंगली ओपन होते हैं, और वहां फिर ऐसे है कि अंदर कोई जा भी नहीं सकता। तो ऐसी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो सबसे पहले जापान में आई है, बाद में तो पूरे वर्ल्ड में आई है। तो टेक्नोलॉजिकल वाइज जो है वो जापान जो है सबसे एडवांस कंट्री है। कोई भी मिस लेकिन टेक्नोलॉजी लो। बोलो मिस अथर्वा। लेकिन मैंने जो सुना है कि अमेरिका जो भी जापान नया टेक्नोलॉजी बनाता है उसको पहले अमेरिका के साथ शेयर करता है और बदले में अमेरिका उसको मिलिट्री पावर देता है। नहीं, किसने कहा है ये? इस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 और 2, हिरोशिमा लेकिन नागासाकी आज के की बाद। तारीख नहीं, आज की तारीख में भी जापान में जो है ना वो अमेरिकन लोग जा भी नहीं सकते हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट का भी उधर कुछ नहीं चलता है।
वो बात अलग है कि अगर यूनाइटेड नेशन से कुछ हुआ है तो अभी बीच में ही कुछ मैं बताऊं, एक या ट्रम्प में भी शायद जब भी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उसी समय की बात है, कुछ वो जापान में विजिट करने वाले थे, लेकिन कितने सारे जापानीज ने जो थे वो नो नॉट अलाउड ट्रम्प ऐसे बैनर लगा कर उसको प्रोटेस्ट किया था। तो मतलब आज की तारीख में भी उतने रिलेशन मेंटेन नहीं है जापान और यूएसए के। तो कहाँ थे हम लोग? नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। ओके, तो फॉरेन पॉलिसी इज ड्रॉन अप टू फोस्टर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ डिफेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी किसके ऊपर डिपेंड है? उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। फॉरेन करेंसी क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि जितना हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे उतनी फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में ज्यादा आएगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा। National interest is considered to be the goal and the foreign policy is considered to be the mean to achieve it. Goals of nation change with change in condition and time. Accordingly, national interest also change. These changes are reflected in the foreign policy. Foreign policy is always dynamic. Now, factor influencing the foreign policies. कौन से ऐसे फैक्टर है जो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो उसके पहले कोई भी कंट्री अगर फॉरेन पॉलिसीज बनाती है तो मेन फैक्टर उसे कंसिडर करना है, वो है इंटरनेशनल पीस, ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी। ओके, हर एक कंट्री को अगर कोई दूसरी कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करनी है तो सबसे दो इम्पोर्टेंट बात जो उसको ध्यान में रखनी है वो है इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस डैमेज नहीं होना चाहिए और ईच एंड एवरी ह्यूमंस को, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, राइट्स एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। कंट्री की जो है सोवेरियनिटी वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ जो है वो बेसिक फैक्टर है व्हाइल प्रिपेयरिंग अ फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहले है ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके बाद है पॉलिटिकल सिस्टम, नेक्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमी, फोर्थ इज अ नेशनल लीडरशिप। सो फैक्टर अफेक्टिंग अ फॉरेन पॉलिसी, ये ओवरऑल है, खाली इंडिया को ही ये फैक्टर देखना है ऐसे नहीं, ये ओवरऑल है विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेन पॉलिसी। सो फर्स्ट वन इज अ ज्योग्राफिकल लोकेशन। You must have seen the globe or a map of the world. You can see the geographical location of any nation from that. Some country are far away from other, while there are several neighboring country around the some country. Some nation have a long coastline while the same have plenty of mineral wealth. In some, the size, population, topography, coastline, availability of natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country. अगर हम नॉर्मली जो है, जो कंट्री हमारी नेबरिंग होगी हम उसके साथ फॉरेन पॉलिसी पहले बनाएंगे, जो कंट्री दूर है उससे बाद में बनाएंगे। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस कौन सी नेबरिंग कंट्री है, कौन सी नेबरिंग कंट्री नहीं है, उसके अलावा भी हम सबसे पहले क्या देखते हैं? कंट्री का पॉपुलेशन, टोपोग्राफी कैसी है, कोई कंट्री में नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कौन सी है। तो ये सब ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स है वो कंसिडर करने चाहिए बिफोर मेकिंग द फॉरेन पॉलिसीज। नेक्स्ट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। सो इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम द नेशंस पार्लियामेंट प्ले अ मेजर रोल in evolving a foreign policies. When different aspects come up for discussion in a parliament, the opposition party try to regulate the foreign policies by raising question about the same. कोई भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनानी हो तो सबसे पहले, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबसे पहले क्या मैटर करता है? पार्लियामेंट। अगर रूलिंग गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसीज बनाई तो जो ऑपोजिशन वाले हैं, ऑपोजिशन पार्टी, वो क्वेश्चन रेज करते कि आपने यही फॉरेन पॉलिसीज क्यों बनाई, इसमें कंट्रीज का नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है, एडवांटेज क्या है।
तो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इंक्लिनेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट while shaping the foreign policy, because the affair in neighboring nation affect constituent state. For example, event in Sri Lanka may affect the Tamil Nadu, and those in Bangladesh may affect the West Bengal and the Northeast Indian state. मतलब हमें जो है फॉरेन पॉलिसीज जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज को भी कंसिडर करना चाहिए. क्यों? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखा है, देखो अगर श्रीलंका में कुछ हुआ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होगा? तमिलनाडु को, क्योंकि बहुत सारे तमिलियन जो है वो श्रीलंका में है, बराबर है. वैसे ही अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ तो इसका इफेक्ट किसको होगा? वेस्ट बंगाल को और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट को, जो बांग्लादेश के साथ अपनी स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं. तो ये एक इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है इकोनॉमी. In modern times, the economic condition of any country has acquired a great importance in deciding foreign policy. As a result, economic impact foreign policy in two ways. Foreign policy shaped by the need to establish economic relation with other country, import-export, participation in world trade, all aimed at strengthening the economic of a country. And second, in today's world, the issue of economic security are as important as national security. A country is recognized to be a powerful in proportion to the economic security is enjoyed. Countries having a strong economy are less dependent on other and they can have independent foreign policy as well. अगर हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो टू वे में हम कंसिडर कर सकते हैं. तो फर्स्ट तो हमें क्या देखना है फॉरेन पॉलिसी, दैट मीन्स कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक रिलेशन कोई दूसरी कंट्री के साथ कैसा है, इंपोर्ट कितना होता है, एक्सपोर्ट कितना होता है, वर्ल्ड के ट्रेड में उसका पार्टिसिपेशन कैसा है. समझो कि हमने कोई पाकिस्तान के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसीज है, भले हमारे कितने भी रिलेशन उसके साथ अच्छे नहीं है, फिर भी हमारे पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन चालू है, बराबर है. तो अगर हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन मेंटेन किए हैं तो पाकिस्तान तो इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है. इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड कंट्री है. पाकिस्तान वो इतनी डेवलप्ड इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है. तो जब हम पाकिस्तान के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं या कोई ऐसी कंट्री बांग्लादेश के साथ बनाएंगे, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, तो हमें क्या देखना है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी दूसरे कंट्री के साथ कैसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, वर्ल्ड ट्रेड में वो कितना पार्टिसिपेट करता है. तो ये सब फैक्टर हमें कंसिडर करने चाहिए. सेकेंड, अगर हम कोई दूसरी कंट्री के साथ फॉरेन रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करते हैं तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो कैसा है, मतलब इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर एज इम्पोर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी. कंट्री की जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए उतनी ही सिक्योरिटी इकोनॉमी की भी होनी चाहिए. यस अजीत, इट्स 5:37. नेटवर्क नहीं चल रहा. ये सही है ना, कुछ भी हुआ तो नेटवर्क नहीं चल रहा है तो मतलब आज नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं ओवरऑल सबकी बात करती हूँ, खाली अपने ये 9th स्टैंडर्ड के बैच की बात नहीं करती हूँ. ये हार्दिक, अजीत, ये सब तो पुराने हैं, मतलब मुझे पता है तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन ओवरऑल सब स्टूडेंट्स का ये है, क्यों लेट आए या क्यों सबमिट नहीं हुआ या क्यों एब्सेंट हुए, नेटवर्क नहीं था. स्कूल में भी यही बहाना, नेटवर्क नहीं था, है ना. और कितना अच्छा रीजन है, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता है, नेटवर्क नहीं था. एम आई राइट हार्दिक, अथर्वा, अजीत? यस, मैं स्कूल में भी यही सब बना देते हैं. सब यही बहाना देते हैं ना, नेटवर्क नहीं है. यस, टीचर भी कभी कभी यही बहाना देती है ना, नेटवर्क नहीं है. अभी तो ये अभी ऑफलाइन चालू होना, सीरियसली ईगरली वेटिंग फॉर इट. मिस क्लासेस कब चालू होगा ऑफलाइन?
अभी मुझे नहीं लगता है कि क्लासेस भी चालू होगा, क्योंकि कुछ गोरेगांव वगैरह में क्लासेस चालू हुए थे, वहां के स्टूडेंट्स को वापस कोविड हो गया, ऐसे कुछ न्यूज़ मिले हैं मुझे, तो कुछ एश्योरिटी नहीं है। हम चालू करने के प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये सब न्यूज़ वगैरह आया तो अभी कांट डू इट। तो और एक मिनट, हाँ रुको, बताती हूँ तुम्हें कुछ। अथर्वा, 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 गुड मॉर्निंग अथर्वा। यस मिस। हाँ, अभी मैं बताती हूँ तुमको। यस मिस। हाँ, यहाँ पे मैंने जो असाइनमेंट दिया था तुम्हें, किसका असाइनमेंट दिया था? हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2, राइट बुक बैक एक्सरसाइज। ओके, तो इसका इमेजेस क्यों भेजा? मैंने मिस आ रही है आवाज? हाँ, मुझे आ रही है तुम्हारी आवाज। मिस मैंने पीडीएफ सब फॉर्म किया, सेव किया, मम्मी की मोबाइल पे भी भेज के देखा मिस। जब ये डॉक्यूमेंट्स पे दबा था ना, नो पीडीएफ फॉर्म, नो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म दिखा रहा था मिस, नो पीटीटी फॉर्म दिखा रहा था। और मिस एक्चुअली फिर बाद में मैं ट्रेन में भी था तो फिर वो बराबर हो भी नहीं रहा था। इसको वापस पीडीएफ फॉर्म में तुम भेज सकते हो। मिस पीडीएफ फॉर्म मिस मैंने 2-3 ऐप डाल के फिर बाद में उसमें पीडीएफ बनाने का कोशिश किया, सब क्या मिस नहीं हो रहा है वो। मिस बन गया है लेकिन वो क्या नो पीडीएफ फॉर्म डॉक्यूमेंट दिखा रहा ओपन है। नहीं हो रहा है एचएम क्लास में, उसमें डॉक्यूमेंट में वो तुम्हारा फाइल नहीं दिखा रहा है। एम आई राइट? नहीं मिस। तो अभी ये संडे का पेपर तो प्लीज पीडीएफ फॉर्म में ही दो, इमेजेस में मत दो अथर्वा। मिस मिस दिखाता है अभी पीडीएफ, हाँ, पीडीएफ दिखाता है डॉक्यूमेंट। अरे मोबाइल सिस्टम अलग अलग रहती है ना सबकी। और मिस मेरा तो ये अभी अभी फॉर्मेट हो क्या है तो मिस इसमें तो अभी अभी क्या अलग अलग लग रहा है कुछ तो। पीडीएफ एडिटर करके एक डाउनलोड किया तुमने, उसमें आता है। हाँ मिस सब डाउनलोड किया मिस, और एक मम्मी ने भी बोला था वो हो ही नहीं रहा है, दिखाई और नहीं रहा एक है। मेरे पास WPS करके और एक ऐप है, ओके मिस। वो डाउनलोड करो। मैंने भी वही डाउनलोड किया है, तो उसमें उसमें शायद वो तुम्हें पीडीएफ वहां पे जो होगा वो सेव हो जाएगा, और वो डॉक्यूमेंट में जाओगे ना तो वो तुरंत तुम लोगों को तुम्हें आएगा। एक बार वो ठीक है मिस। क्योंकि क्या है ना, इमेजेस तुम लोग सेंड करते हो ना, फिर वो इमेजेस चेक करने के लिए बहुत, मतलब वो कहीं पे भी सेव नहीं होते हैं इमेजेस। और कभी ऐसे होते हैं कि अगर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस उसका पीडीएफ नहीं बनता है, तो हम लोग चेक कैसे करेंगे? मिस मेरे पापा के मोबाइल में अच्छा है कि फोटो क्लिक होने के बाद अपने आप पीडीएफ फॉर्म हो जाता है। तो तो उससे भेजो ना। मिस अगर मैं मम्मी पापा के मोबाइल से करने जाऊंगा ना तो उसमें योर चाइल्ड हैज नॉट गिवन दिस आंसर ऐसा आता है। एक काम करना तुम ना, ये संडे को जब भी टाइम मिले ना, तो 10 to 12 और इवनिंग में 5 to 8 कभी भी आ जाओ क्लास में। तो जो यज्ञेश सर है ना, वो तुम्हें बता देंगे कि कैसे तुम्हें करना है, क्योंकि वो ये सब उसको पता है। तो एटलीस्ट वो तुम्हें कुछ एप्लीकेशन वगैरह क्या कुछ और भी डाउनलोड करना है तो सीधा वहां पे आ जाएगा, तो वो तुम्हें तुम्हारे ही मोबाइल में करके दे देंगे। ओके मिस।
है ना, लेकिन संडे के पहले आ जाओ। यस यस। चलो, तो नेक्स्ट जो था वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर एज इम्पोर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी। जैसे कंट्री की सिक्योरिटी होनी चाहिए वैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं हुई तो वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है, तो कोई भी कंट्री वापस उस पर रूल कर सकती है। नेक्स्ट इज अ नेशनल लीडरशिप। The president, the prime minister, the foreign minister, the defense minister, the finance minister, and the home minister have a role in deciding foreign policies. The person holding this position try to maintain the continuity in foreign policy and to improve upon it. For example, Pandit Jawaharlal Nehru contribute the policy of NAM, that is a non-aligned movement, to India's foreign policy. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee contribute a great deal to improving a Sino-Indian relation. Sino मतलब क्या होता है? चाइना। जवाहरलाल नेहरू ने जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाई थी तो फोकस किस पर किया था? नॉन अलाइंड पर। मतलब एट दैट टाइम द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो नेम मीन्स व्हाट कि कुछ ऐसी कंट्री थी किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो फॉरेन पॉलिसी में जवाहरलाल नेहरू ने ये एक पॉइंट भी मेंशन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भी कुछ फॉरेन पॉलिसीज बनाई तो वहां पे मेंशन किया था सिनो इंडियन रिलेशन को इम्प्रूव करना, मतलब चाइना और इंडिया के रिलेशन को इम्प्रूव करना। मिस क्वालिफायर पॉलिसी प्लान में, सॉरी, 5 ईयर पॉलिसी प्लान में। हाँ, 5 ईयर पॉलिसी प्लान। नेक्स्ट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। Ministry of External Affairs, Foreign Secretary, embassies in different countries, diplomatic officer are the administrative factor involved in creating foreign policies. Foreign policies बनाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मीन्स फॉरेन कंट्री के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर। तो उसका भी एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। हर एक कंट्री में हमारी एक एम्बेसीज होती है जो वो कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन कर सकती है। तो ये सब जो है वो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इवन दो द फाइनल decision about the foreign policy are taken by the prime minister and the minister of external affairs. The administrative machinery help to arrive at the decision. The administrative officer collect information needed to shape the foreign policy, analyze it and give appropriate advice based on it. The national security advisor also complete this task. Now India's foreign policies. हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कैसी है? ओके, after taking this preliminary information about foreign policy, we will now look about the India's foreign policy. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, and from then onwards we started shaping our foreign policy independently. The directive principle of state policy have laid down a guideline about how to shape foreign policies. Directive principle of state policy क्या है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइन दी गई है कि कैसे गवर्नमेंट को कंट्री को एडमिनिस्टर करना है। तो वो गाइडलाइन को नाम दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है गवर्नमेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई जाए। आर्टिकल 51 among the directive principle of state policy lay down the broad framework of foreign policy. According to it, India should give a priority to safeguard international peace and security. जब भी इंडिया फॉरेन पॉलिसी बनाती है तो कौन से फैक्टर जो है वो कंसिडर करती है? तो सबसे पहले है प्रायोरिटी टू सेफगार्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, रिजॉल्व अवर इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। हमारे फॉरेन पॉलिसीज के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसीज आर
maintain friendly relation with other nation, respect the international law. Now some more objective of the foreign policy. So while maintaining a friendly relation with neighboring country, ensure that the defense and security of India is not affected. कोई भी कंट्री के साथ फॉरेन रिलेशन हम मेंटेन करते हैं तो ये एश्योरिटी होनी चाहिए कि इंडिया की जो डिफेंस और सिक्योरिटी है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए. नॉट टू कॉम्प्रोमाइज अबाउट द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द नेशन. चाहे कितने भी अच्छे रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. Protect the unity and integrity of the country. Protect the interest of India citizen living in other countries. अगर हम कोई कंट्री के साथ फॉरेन रिलेशन मेंटेन बना रहे हैं तो वो कंट्री में जो इंडिया के सिटीजन जो है मतलब इंडियन सिटीजन रहते हैं उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए. गवर्नमेंट सोचती है उसके बारे में और बाद में वो फॉरेन पॉलिसीज डिसाइड करते हैं. ऐसे ही नहीं हम मतलब रैंडमली कोई भी गवर्नमेंट होगी वो फॉरेन पॉलिसीज बना सकती है. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फुलफिल्ड बाय द इंडियन एम्बेसीज देयर. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कंप्लीट करता है? इंडियन एम्बेसीज. समझो कि हम यूएस के साथ फॉरेन पॉलिसीज बना रहे हैं तो कितने सारे इंडियन सिटीजन है जो यूएस में सेटल है तो उसको कंसिडर करके भी हमें फॉरेन पॉलिसीज बनानी चाहिए. To establish economic and commercial relation with other country for achieving economic development of India. Now a review of Indian foreign policy. तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का स्टार्टिंग का पीरियड कैसा था? 1945 से लेकर 1990 तक का पीरियड कैसा था? तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है इन टू स्टेज. द पीरियड फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1990 and it was known as a first stage and second stage would be from 1990 till date. So early phase कैसा था? तो प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू shaped the Indian foreign policy in early period. He opposed the colonialism through the India's foreign policy. He took an internationalist position and gave priority to global peace and security. Three things influence the Indian foreign policy in this period. मतलब जब भी जवाहरलाल नेहरू ने फॉरेन पॉलिसीज बनाई तो तीन फैक्टर जो थे वो कंसीडर किए गए. सबसे पहले we made an effort to understand all international event and development independently without any pressure from any power. Peace has always been center features of Indian foreign policy. सबसे पहले हम कोई भी कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसीज बनाए मेन फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए? पीस. मतलब कोई भी कंट्री का पीस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान वर आल्सो टेक इनटू अकाउंट. चाइना और पाकिस्तान जो बार बार अटैक करते हैं तो वो भी ध्यान में रख के फॉरेन पॉलिसी बनानी है. And one more feature of the India's foreign policy at this time was insistence of self-reliance. और दूसरा जो था मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉरेन पॉलिसी बनाते समय कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो कंसिडर करना चाहिए? सेल्फ रिलायंस. इन द बिगिनिंग इंडिया डिसाइडेड टू improve relation with countries in Asia. Efforts were taken to cooperate with Asian countries in order to achieve development and to keep our independence intact. This concept of regional development later expanded to include Africa as well. Initially, जब भी जवाहरलाल नेहरू ने फॉरेन पॉलिसीज बनाई तो सीधा वो यूएस और यूके नहीं चले गए थे. सबसे पहले उन्होंने कौन सी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन किए? एशियन कंट्री के साथ. और बाद में कौन सी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन किए? अफ्रीका. But some Asian and African countries participate in a military pact led by either by America or by Soviet Union. This stopped the process of the regional development. After this, country of Asia and Africa which did not participate in military pact supported the concept of NAM. Peace and freedom become the fundamental principle of NAN policy, non-aligned policy. लेकिन अफ्रीका और एशिया की भी बहुत सारी जो कंट्री थी ऐसी थी जो मिलिट्री पैक्ट साइन किया हुआ था. मतलब या तो वो यूएसए की फेवर में थी या तो यूएसएसआर की फेवर में थी.
तो at that time the most important factor consider while making the foreign policy was peace and freedom. Next, in this period, India had to face a conflict with neighboring country. 1945 से 1990 के बीच में जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज थी उसमें ही सब वॉर हुई है. पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, चाइना के साथ वॉर हुई. With neighboring country, war happened between India and Pakistan over Kashmir in 47-48 or 65 maybe. In third war that happened in 71, Pakistan broke apart and independent Bangladesh was created. 65 में जो war हुई वो चाइना के साथ हुई. In decade of 1970, there came about some stability in India's foreign policy. India had risen as a powerful regional power in South Asia. By conducting nuclear tests in 1974, India had also proved her nuclear capacity. From 1980, however, some changes began to take place in order to increase our cooperation among South Asian countries. That is a SAARC, South Asian Association or Regional Corporation was established. India initiated a dialogue to improve a relation with China. India also started interaction with America for cooperation in the field of security. 1980 के बाद जो था हमारा सिनेरियो फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज हो गया. एशियन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ और इंडिया जो था इसमें एक्टिवली पार्टी मेंबर था. ये जो था हमारा फर्स्ट स्टेज, मतलब अर्ली फेज था. नाउ द फर्स्ट स्टेज फॉरेन पॉलिसी का दैट इज 1947 टू 1990. उसके बाद सेकेंड स्टेज और आफ्टर दैट ब्रिक्स. वहां तक समझ में आया सबको? हैव एनी डाउट्स? अथर्वा, अजीत गुप्ता, करण, यहाँ तक डाउट है किसी को? मिस ये युवराज क्यों इतने दिन से नहीं आ रहा है? मैथ्स के और वो सब लेक्चर में बैठता है क्या वो? मिस साइंस के लेक्चर में आया था खाली साइंस के लेक्चर में ही आता है? मिस आया था मिस सैटरडे को, फ्राइडे को आया था, सैटरडे को आया था मिस, देखा था मैं तो. एक सेकंड. खाली वो मैं साइंस के लेक्चर में ही रहता है? हाँ अजीत. मिस मालूम नहीं, मिस ने सैटरडे को देखा था, मिस वो आया था कभी. और स्कूल अटेंड करता है कि स्कूल अटेंड यस मिस, मिस आज भी क्या था स्कूल अटेंड. स्कूल अटेंड करता है वो? यस मिस. चलो, मैं शायद कल आया था, शायद. कल किसका लेक्चर था? दीपक सर मैथ्स का. का, मैथ्स का. और साइंस में आता है, मराठी में, इंग्लिश में? नहीं मिस अभी नहीं आया था. मिस कभी कभी आता है शायद, थोड़ी देर के लिए. ठीक है, ठीक है. चलो, यहाँ तक समझ में आया? यस. हैव एनी डाउट? करण, नो. हार्दिक, अथर्व, अजीत, डाउट है कुछ? नो मिस. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है बाकी का रिमेनिंग मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करा दूंगी. ठीक है, बाय. बाय मिस.